ओम्स लॉ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस जब किसी बैटरी को कनेक्ट करते हैं, मतलब कि उसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होने लगता है। सपोज करो ये मेरा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक बैटरी कनेक्ट किया, तो क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल है तो ये हाई पोटेंशियल पे ये टर्मिनल आ गया, और ये लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो ये वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पे आ गया। तो एक करेंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करने लगेगा। मान लेते हैं ये करंट आई है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट जो अप्लाई किया गया है वो डेल्टा भी है। तो इन्हीं करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के रिलेशन को बताता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने ऑब्जर्व किए कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस यदि पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है जिसके कारण उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस पोटेंशियल को यदि हम वैरी करते हैं तो उसका इफेक्ट करंट पे क्या होता है। इसी रिलेशन को ओम्स लॉ ने बताए हैं। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर के थ्रू करंट भी इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, और ये इस तरीके से होता है कि सपोज करो यदि हम 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो होता है इसके थ्रू। अब इन्होंने क्या किया कि इसे डबल कर दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को 20 वोल्ट कर दिया। तो उन्होंने देखा कि करंट भी इंक्रीज कर गया और वो भी डबल हो गया, 4 एम्पियर हो गया। जब इन्होंने 3 टाइम्स किया तो करंट भी 3 टाइम्स हो गया, मतलब कि 6 एम्पियर हो गया। जब इसे 4 टाइम्स किया गया तो करंट भी 4 टाइम्स हो गया, मतलब कि 8 एम्पियर हो गया। इसी तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं के टाइम्स कर देता हूँ, सपोज करो पहले 10 वोल्ट था, अब 10 के वोल्ट कर दिया, ठीक है, तो ये भी के टाइम्स हो जाता था, मतलब कि 20 के एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे दो क्वांटिटीज को ही बोला जाता है क्या, प्रोपोर्शनलिटी में होना समझा जाता है, जहाँ की यदि एक को डबल किया जाता है तो दूसरा भी डबल हो जाता है, एक को ट्रिपल किया जाता है तो दूसरा भी ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, तो ओम्स ने ऑब्जर्व किया कि कंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज अप्लाइड का। ठीक है, तो इसी को उन्होंने एक लॉ के रूप में बोले हैं, जो कि है क्या, द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो अभी मैंने बात बोला कि जो आई होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, इसके लिए एक कंडीशन है कि कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन कहने का मतलब है इसका शेप और साइज, दैट इज इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया एज वेल एज इसका मटेरियल, मतलब कंडक्टर जिस चीज़ से बना हुआ है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यदि कंडक्टर सपोज करो कॉपर का है तो एक्सपेरिमेंट कॉपर के साथ ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार कॉपर के साथ अगला रीडिंग लेते समय इसे सिल्वर का लगा दो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर और मटेरियल। मटेरियल का मतलब जिस मटेरियल का ये बना हुआ है, मटेरियल पर भी
ठीक है, ये वैरी कर जाएगा। मटेरियल भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कॉपर है तो कॉपर ही रहना चाहिए, सिल्वर है तो सिल्वर ही होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डेल्टा V इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट R होता है। ठीक है, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर, आर आई और आई आर, वेयर आर इज अ कांस्टेंट, आर एक क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जिसे कि बोला जाता है क्या, आर को बोला जाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, आर को बोला जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और इसका जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा V अपॉन आई। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर, और इसी को बोला जाता है ओम, और इसे डिनोट किया जाता है ओमेगा सिंबल से। ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आया, लेकिन इसे एक सर्किट के थ्रू यदि समझना हो तो देखो यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है, एक बैटरी है, इसके इस सर्किट के सीरीज में एक अमीटर को लगाया गया है जो कि करंट का मेजरमेंट करेगा। यहाँ पे एक रियोस्टेट है जो कि वेरिएबल रेसिस्टेंस को प्रोवाइड करेगा सर्किट में, जिसके थ्रू हम इस कंडक्टर के अक्रॉस के वोल्टेज को, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम कंट्रोल कर सके। तो ये जो रेड वाला दिखाया गया है कंडक्टर, इसी के अक्रॉस हम ओम्स लॉ का ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। तो देखो इसके अक्रॉस हमने एक लगा दिया वोल्ट मीटर, जो कि इसके अक्रॉस, जो इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मेजर करेगा, और ये अमीटर इसके थ्रू जो करंट जा रहा है आई, वही करंट यहाँ भी जा रहा है आई, तो उसे ये मेजर कर लेगा। ठीक है, और उसी का मैं ये यहाँ टेबल बनाया हूँ। तो 4 ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ लेने वाला हूँ। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि अगर V वोल्ट अप्लाई किया गया, मान लेते हैं 10 वोल्ट अप्लाई किया गया, तो करंट कितना था, 2 एम्पियर। ठीक है, अब क्या किया गया कि रियोस्टेट के थ्रू कंट्रोल करके यहाँ का वोल्टेज कर दिया गया 20 वोल्ट। तो करंट क्या हुआ, यहाँ देखो ये डबल हो गया, 10 वोल्ट पहले था, अब हो गया 20 वोल्ट, तो करंट भी डबल हो जाएगा, मतलब 4 एम्पियर। अब कर देते हैं 30 वोल्ट, तो करंट भी हो जाएगा 3 टाइम्स, दैट इज 6 एम्पियर। अब कर देते हैं सपोज करो x टाइम्स, मतलब 10x वोल्ट, तो करंट भी हो जाएगा x टाइम्स, मतलब 2x एम्पियर। ठीक है, कहने का मतलब है अब दोनों का हम लेते हैं क्या, रेशियो। तो रेशियो क्या मिलेगा, यहाँ भी 5 मिलेगा, यहाँ भी 5 मिलेगा, यहाँ भी 5 मिलेगा, यहाँ भी 5 मिलेगा, और चूंकि वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होगा, ये ओम में आएगा। यहाँ पर मैं बता चुका हूँ वोल्ट अपॉन एम्पियर को ओम बोलते हैं, डेल्टा V अपॉन आई को रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो ओम में आएगा। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस हर केस में सेम है। इवन हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दिए जिससे कि करंट इसके क्रॉस चेंज हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। ये जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ये ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है ना ही करंट पे कर रहा है। ठीक है,
देखने में तो ऐसा लगता है कि R इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आई, मतलब कि ऐसा लगता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के। जैसे ही हम डेल्टा वी का वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि जैसे ही हम इसे इंक्रीज करेंगे वैसे ही करंट इंक्रीज कर जाएगा, और इस तरीके से इंक्रीज करेगा जैसे कि ये x टाइम्स इंक्रीज किया तो करंट भी x टाइम्स इंक्रीज कर देगा, और ये दोनों एक अपने इफेक्ट को कैंसिल करेगा मतलब, और ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसे याद रखना कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन डेल्टा वी और आई। तो रेजिस्टेंस डिपेंड फिर किस पे करता है? ठीक है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे। ये लेंथ के डायरेक्टली लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। ठीक है ना, जिस मटेरियल से कंडक्टर बना हुआ है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, इन सारे फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ को तो इसलिए बोल दिया गया है पहले ही कि ये सारे चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, ये सब चेंज नहीं होना चाहिए, तब ये ओम्स लॉ वैलिड है। अब हम देखते हैं क्या कि इसका थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ करंट को, वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस को, और इसके अक्रॉस यदि हम ग्राफ खींचने का ट्राई करते हैं तो देखो, जब हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रखते हैं तो करंट तो फ्लो ही नहीं करता है, मतलब कि जब डेल्टा भी जीरो तो करंट भी जीरो, मतलब ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, और ये ओरिजिन से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये देखो क्या है, डेल्टा भी इक्वल टू आई आर। तो डेल्टा भी वाई एक्सिस पे है, आई हो गया क्या, एक्स एक्सिस पे। तो ये वाई और ये काम करेगा एक कांस्टेंट एम का, तो वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं, देखो यदि वोल्टेज है वी तो करंट मान लेते हैं आई है। ठीक है, जब ये हुआ 2 भी तो करंट भी क्या हो गया, डबल। और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस 3 भी कर दिए तो करंट भी क्या हो गया, 3i। ठीक है, इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या बताएगा, तो देखो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ से देखो y एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन x एक्सिस पे क्या है, करंट, i2 माइनस i1 इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा i। और ये देखो वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या देगा, वोल्टेज अपॉन करंट, ये देगा रेजिस्टेंस। तो मतलब स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ क्या देगा, रेजिस्टेंस को बताएगा। यहाँ पे एक बल्ब है जिसका कि रेजिस्टेंस 25 ओम है, और इसको कनेक्ट किया गया है एक 100 वोल्ट के बैटरी से। ठीक है, तो और यहाँ पे एक देखो सीरीज में लगाया गया है इसके साथ आमीटर, तो हमें आमीटर का रीडिंग बताना है कि वो कितना एम्पियर मेजर करेगा। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, बल्ब के अक्रॉस हम ओम्स लॉ लगाते हैं, तो बल्ब के टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, देखो 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो V दिया हुआ है कितना, 100 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R भी पता है 25 ओम। ठीक है, तो यहाँ से I हमसे पूछ रहा है, I जितना बल्ब के थ्रू जा रहा है उसी करंट को तो ये मेजर करेगा आमीटर। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, I इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन R। डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट अपॉन 25 ओम, तो ये क्या हो जाएगा
4 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट बताना है इस सर्किट में। एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 5 ओम। तो हमें आई पूछ रहा है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन आर। ठीक है, नहीं तो ऐसे करो डेल्टा वी इक्वल टू हम लोग जानते हैं आई आर, यहाँ से क्या हो जाएगा आई इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर। डेल्टा वी कितना है 10 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम इक्वल टू 2 एम्पियर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ये वोल्टेज कितना है, ये कितना वोल्ट का ये सेल है। ठीक है, तो देखो एक इसके सेल जो है किसके अक्रॉस कनेक्ट है, एक कंडक्टर जिसका कि रेसिस्टेंस कितना है 2 ओम है। तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये निकालना है। इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है 0.5 एम्पियर। तो डेल्टा वी इक्वल टू आई आर, करेंट कितना है 0.5 एम्पियर इंटू रेसिस्टर कितना है 2 ओम। तो ये हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक यहाँ पे बैटरी है, इसके देखो ये सीरीज में 2 रेसिस्टर्स हैं। ठीक है, तो हमें और इन दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर 2 वोल्ट मीटर लगाया गया है ताकि ये इसके अक्रॉस के वोल्टेज को ये मेजर करेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज को ये मेजर करेगा। तो हमें बताना है कि इसका रीडिंग क्या है वोल्ट मीटर 1 का और वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग क्या है, V1 का रीडिंग और V2 का रीडिंग हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये एक कंडक्टर का रेसिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है। ठीक है, या जो भी है कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या जो भी है उसका 2 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें V1 के केस में क्या इसका क्या पता है R1 कितना है, तो 2 ओम दिया हुआ है और इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, तो हमें तो आई भी पता है ना, क्योंकि ये देखो करंट तो सारे कंपोनेंट से 2 एम्पियर ही जाएगा क्योंकि वोल्ट मीटर करंट को अपने अंदर नहीं लेता है। ठीक है ना, ये निग्लिजिबल करंट को लेता है या आइडियली नहीं ही लेता है। तो ये 2 एम्पियर करंट ये रेसिस्टर से होता हुआ इस रेसिस्टर से होता हुआ इधर चला जाएगा। तो इससे करंट भी जा रहा है 2 एम्पियर, इससे भी करंट जा रहा है 2 एम्पियर। तो इसके लिए यदि ओम्स लॉ लगाते हैं फॉर रेसिस्टर 1 यदि लगाते हैं, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। फॉर रेसिस्टर R1, ये मान लो R1 इक्वल टू 2 ओम। तो यहाँ पर देखो R दिया हुआ है 2 ओम, करंट कितना दिया हुआ है I, तो ये 2 एम्पियर। अब हमसे V1 पूछ रहा है, डेल्टा V इक्वल टू V1, डेल्टा V इसके अक्रॉस क्या है जो ये मेजर करेगा V1। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I R, I कितना है 2 एम्पियर इंटू R कितना है 2 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, अब इसके लिए यदि करते हैं तो क्या होगा, तो उसके लिए देखो डेल्टा V इक्वल टू V2, तो इसके अक्रॉस कितना है करंट IR होगा ना, तो करंट है 2 एम्पियर और रेसिस्टेंस है 5 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। I hope you enjoy my videos. Thank you for watching my videos and please like, share and subscribe my YouTube channel Academy Geeta. Thank you.